Namaste. I'm making this video to draw your attention to an ongoing issue that is happening in my country, Nepal. And no, it is not the social media ban protests, as many international medias are claiming. It is actually the anti-corruption movement led by the Gen Z. मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे, जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। नेपाल में सोशल मीडिया बैन के विरोध में शुरू हुए गेंजी आंदोलन ने वहां सत्ता परिवर्तन कर दिया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली इस्तीफा देकर किसी अनजान जगह पर छुप गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और कई मंत्रियों के घर में आग लगा दी है। इसके अलावा नेपाल की संसद और सुप्रीम कोर्ट में आगजनी की गई है। 9 अगस्त को रात 10 बजे नेपाल की कमान सेना ने संभाल ली है। सेना ने आज 10 अगस्त को शाम 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल में अचानक भड़के इस जनाक्रोश के पीछे तात्कालिक कारण सोशल मीडिया पर बैन है, लेकिन अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो पता चलेगा कि इसके पीछे देश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की ही अहम भूमिका है। नेपाल की जीडीपी 46 अरब डॉलर है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान रेमिटेंस 33% से आता है। इसका मतलब यह है कि देश की एक बड़ी आबादी देश से बाहर नौकरी करती है और वहां से पैसा अपने देश भेजती है। इससे पता चलता है कि देश में रोजगार की भारी कमी है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2000 में सिर्फ जीडीपी का 2% हिस्सा रेमिटेंस से आता था, जो 2024 में बढ़कर 33% हो गया है। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय सिर्फ $1458 है, जो कि दुनिया में सबसे कम में से एक है। अगर आंकड़े देखें तो पता चलता है कि 2019 में यह $1186 था और उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है और यह 6 सालों में सिर्फ $1458 तक पहुंच पाया है, जबकि इसी अवधि में महंगाई तेजी से बढ़ी है। नेपाल की आबादी में 15 से 24 साल के युवाओं की संख्या 57.6 लाख है। यह देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन देश में रोजगार की भारी कमी है और हर 5वां नेपाली युवा बेरोजगार है। देश में युवा बेरोजगारी दर करीब 28% है। इससे देश में युवाओं के बीच सरकार को लेकर नाराजगी पहले से थी, जो सोशल मीडिया बैन से और भड़क गई। जुलाई 2024 से जुलाई 2025 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो नेपाल की महंगाई दर में बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले। जुलाई 2024 में यह स्तर 3.57% थी, जो नवंबर तक लगातार बढ़कर 6% के शिखर पर पहुंच गई। इसी तरह देश में 20% लोगों के पास आधी से ज्यादा संपत्ति है। यह असमानता युवाओं के गुस्से को और बढ़ा रही है। इसके अलावा पिछले 4 सालों में नेपाल में लगातार 3 बड़े घोटाले सामने आए हैं, जिनसे सरकार की साख पर गंभीर सवाल उठे हैं। साल 2021 में गिरी बंधु भूमि स्कैम सामने आया, जिसमें लगभग 54,600 करोड़ का घोटाला हुआ। इसके बाद 2023 में ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला सामने आया, जिसकी राशि करीब 13,600 करोड़ रही। वहीं 2024 में कोशी कोऑपरेटिव घोटाले ने तो हद ही पार कर दी, जिसमें 69,600 करोड़ का गबन हुआ। इन लगातार घोटालों ने युवाओं के भीतर गहरा अविश्वास पैदा किया है और उनका मानना है कि भ्रष्टाचार ने देश की जड़ों को खोखला कर दिया है। इसके अलावा नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से युवाओं की ऑनलाइन कमाई पर सीधा असर पड़ा, जिससे नाराजगी बढ़ी। इस बीच अंतरिम सरकार बनाने के लिए दिन भर आर्मी और जेन्स आंदोलनकारियों के बीच बातचीत होती रही। लोकल मीडिया में दावा किया गया है कि देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती है। इन्हें गेंस का समर्थन मिला है। इस फैसले के बाद सुशीला कार्की ने कहा है कि जेनजी प्रदर्शनकारियों ने मुझ पर भरोसा जताकर अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी दी है। मेरी पहली जिम्मेदारी है कि जिन लोगों ने आंदोलन में जान गंवाई उन्हें सम्मान दिया जाए और देश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। साफ है कि पड़ोसी देश नेपाल आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है और उसे अब भारत से पढ़ लिखकर मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की पर भरोसा है।
अब देखना होगा कि सुशीला कार्की बांग्लादेश की यूनुसरा कुर्सी से चिपक कर बैठ जाती है या फिर नेपाल की जेएनजी की उम्मीदों पर खरा उतरती है। क्यों सुलगता नेपाल भारत के लिए कहीं से हितकारी नहीं होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहें इंडिया अड्डा।